फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस कोच। अगर आप अपकमिंग सीडीएस एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि कई बार सीडीएस एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और इनकी आगे भी रिपीट होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। चुके हैं ओके तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपना, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी आपकी तो उस टाइम पर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? डॉक्टर बी.एन. राव। ओके तो एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एडवाइजर तो ये थे, लेकिन उस टाइम पे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके ये भी आपको याद रखना है। और याद रखिएगा यहाँ पर ये इलेक्टेड की बात हो रही है, टेम्परेरी तौर पर जो बने थे उनकी बात नहीं। और जो आपके वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरपर्सन थे वो आपके कौन थे? H.C. मुखर्जी। ओके अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप अंडर द, किस एक्ट के अंडर में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो सेटअप हुई थी? तो वो किस एक्ट के अंडर हुई थी? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ये प्लान के तहत हुई थी। और जो कैबिनेट मिशन प्लान हमारा आया था उसका जो हेड थे वो कौन थे? हमारे सर पी लॉरेंस। ओके ये भी आपसे पूछा सकता है कि कैबिनेट मिशन का जो हेड थे वो कौन थे? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज सेटअप इन, तो कौन से साल में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो सेटअप हुई थी? तो वो आपकी हुई थी 1946 में। कब हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग? कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। Who presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly of India? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको फर्स्ट मीटिंग को किसने प्रिसाइड किया था? तो वो किया था हमारे सच्चिदानंद सिन्हा ने। जैसे कि मैंने आपको बताया तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो हमारे कौन थे? टेम्पोरेरी आपके प्रेसिडेंट थे, क्योंकि उस टाइम पर ये सबसे सीनियर मोस्ट थे तो उनको बना दिया गया था। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तब फिर हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके इंडिया प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर रेप्लिका ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री को रिजेंबल करते हैं इंडिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर? ब्रिटेन को। वहां पे भी पता है जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ आपका नॉमिनल हेड होता है और जो पीएम होता है वो ही आपका हेड होता है गवर्नमेंट का, और जो रियल हेड होता है वो भी आपका होता है कौन? पीएम। और सेम आपका सिस्टम कहाँ पर है? ब्रिटेन में है। ये जो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो भी हमने कहाँ से बोरो करी है? ब्रिटेन या यूके से ही हमने बोरो करी है। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन यूनियन हैज द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द ब्रिटिश मोनार्क। ब्रिटिश में भी जो है वो मोनार्की सिस्टम है। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो वहां का और हमारे इंडिया का जो प्रेसिडेंट की जो कंडीशन है वो लगभग सेम है। ओके Which of the following describes India as a secular state? कहाँ बोला जाता है कि इंडिया जो है वो हमारी सेक्युलर स्टेट है? तो ये आपकी बात करी गई है प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत की जो प्रस्तावना है उसमें बात करी गई है। और ये भी जो वर्ड है आपका सेक्युलर वो आपका जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसमें आपका ये जो है वर्ड को ऐड किया गया था। ओके और ये जो प्रीएम्बल है वो हमने किस कंट्री से अडॉप्ट किया है? ये हमने लिया है यूएस से। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट से हमने प्रीएम्बल को बोरो किया है। इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन, रियल पावर किसमें होती हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, जिसको कि हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ओके आर्टिकल जो हमारा 74 है वो इसकी बात करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच शैल एड द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द फंक्शन। आर्टिकल 74 है वो बात करता है
कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो हेल्प करेगा किसको, प्रेसिडेंट को, उसके फंक्शनिंग को स्मूथली रन कराने के लिए। फंडामेंटल फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी कॉज्ड बाय, आपको पता है कि जब हमारी इमरजेंसी रखती है अंडर आर्टिकल 352, ठीक है, तो आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन जो आपका आर्टिकल 19 है वो केवल तभी सस्पेंड होगा जब आपकी जो इमरजेंसी लगेगी अंडर द कंडीशन वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, इसके वजह से अगर लगती है तो ही आपके आर्टिकल 19 जो है वो आपका सस्पेंड होगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पर देखने वाली है कि जो आर्टिकल 20 और 21 है वो आपके कभी भी नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होते हैं। द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंप्लाइज लिमिटेड गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को है एब्सोल्यूट कोई भी राइट नहीं मिल जाता कि आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकते कानून या किसी और के तौर पर भी, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट जो है वो गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करती है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एटसेट्रा, आर्टिकल जो 15 की बात है वो किसके अंदर आता है, वो आता है आपका राइट टू इक्वलिटी। तो आपका जो फंडामेंटल राइट का ये जो राइट टू इक्वलिटी है वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में है, सारे 14 से 18 तक है। और इसमें ही हमारा आर्टिकल 15 है वो बात क्या करता है, वो ये कहता है कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, या इनमें से कोई और भी चीज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, सभी लोग इक्वल हैं। Any dispute regarding the violation of fundamental rights can be presented either in the Supreme Court or in the High Court. आपके अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, और अगर आपके वायलेट होते हैं तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। Proclamation of emergency under Article 352 when Lok Sabha stands dissolved has to be approved by, अगर जिस टाइम पर आपकी नेशनल इमरजेंसी लगा रही है और उस टाइम पर लोकसभा जो है वो डिसॉल्व है तो आपको क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा से ही अप्रूवल लेना पड़ेगा। और जब आपकी लोकसभा पावर में आती है तब आपको उसको अप्रूव कराना पड़ेगा विद इन 30 days ऑफ इट्स फर्स्ट सिटिंग। जब वो पहली बार बैठती है उसके 30 दिनों के अंदर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। The rule of passing resolution 2/3 majority of the total number of members of the House of Parliament is applicable in the case of impeachment of president। जब तक आपके प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट का जो रेजोल्यूशन है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 2/3 मेंबर्स द्वारा पास नहीं किया जाता है तब तक प्रेसिडेंट का जो रेजोल्यूशन है इम्पीचमेंट का वो आगे नहीं बढ़ता है। ओके, After approval by both houses of parliament, the proclamation of emergency issued by the president shall be valid। वो कब तक वैलिड रहेगा, indefinite टाइम तक वैलिड रह सकता है, प्रोवाइडेड कि जो आपके पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं वो उसको हर 6 महीने बाद रिन्यू करते रहें। ओके, मतलब एक गो में वो 6 मंथ तक रह सकता है, लेकिन ये कोई अगर पूछे कि वो कब तक रहेगा लाइफ में या कब तक रह सकता है तो वो आपका इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक रह सकता है। Every proclamation issued under Article 356 shall cease to operate at the expiration of 2 months। ठीक है, जो भी आपका आर्टिकल 356 में जो भी प्रेसिडेंट रूल लगता है, ओके, आर्टिकल 356 किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। तो इसका वो कह रहा है कि वो कब खत्म हो जाएगा, कब एक्सपायर हो जाएगा, 2 months unless before the period it has been approved by the resolution of both the houses of the parliament। In the election of the president, each member of the electoral college has 1 vote। हर जो मेंबर होता है आपका इलेक्टोरल कॉलेज का उसका एक ही वोट होता है और उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू अटैच होती है उस वोट से। ठीक है, अगर आपका जो एमएलए है तो उसकी वैल्यू अलग होगी और जो एमपी है उसकी जो वैल्यू है वोट की वो अलग होगी, और उसके साथ में वो प्रेफरेंसेस दे सकता है कि नंबर 1 पे हम इस कैंडिडेट को देख रहे हैं, नंबर 2 पे इसको, नंबर 3 पे इसको। ये जो सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं STV सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। The value of the vote of a member of parliament for the election of the president is determined by dividing the member of parliament, यानी कि जो MP के जो वोट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो आपकी होती है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि सारे
जो एमएलए की जो वोट की वैल्यू है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए डिवाइडेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, कितने आपके जो भी एमपी हैं टोटल नंबर ऑफ, उनसे आपको डिवाइड करके आपको वैल्यू मिल जाएगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को जो ओथ है वो कौन दिलाता है, वो आपके दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई, और सीजीआई को आपकी ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है। सारी जो ओथ और एफर्मेशंस हैं वो आपके कौन से शेड्यूल में है, तो वो है आपके 3rd शेड्यूल में इनकी बात की गई है। ओके, An individual who is not a member of either house of the parliament can be appointed a member of the council of ministers, but he has to become a member of either house within the period of 6 months. अगर कोई आपका मिनिस्टर बन गया है, कोई सपोज कैबिनेट मिनिस्टर बन गया है या सपोज कोई पीएम ही बन गया है, लेकिन कोई भी वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, दोनों में से किसी भी हाउस का, तो वो सिर्फ 6 महीने तक ही बना रह सकता है। उस 6 महीने के अंदर में उसको दोनों में से किसी न किसी हाउस की जो है मेंबरशिप लेनी पड़ेगी 6 महीने के अंदर अंदर। ओके, जो लोकसभा है उसके कितने सेशंस होते हैं एक साल में? आइडियली तो ये बोला गया है कि लोकसभा के कोई भी 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का जो है वो आपका समय नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से एक साल में लगभग 2 बार आपके होने ही चाहिए, उनका जो सेशन है वो कॉल करना चाहिए। बट अभी हमारे प्रैक्टिस में क्या है कि हमारे जो है वो 3 सेशन कॉल करे जाते हैं। एक आपका होता है बजट सेशन, एक होता है आपका मॉनसून, और एक होता है आपका विंटर। ओके, तो आपके ये जो 3 सेशंस हैं वो कॉल करे जाते हैं एक साल के अंदर। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, थ्राइस। तो लोकसभा का सेशन जो है वो लगभग 3 बार आपका एक साल में बुलाया जाता है। व्हाट इज 0 आवर? 0 आवर क्या होता है? आपको ने क्वेश्चन आवर भी सुना होगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आवर होता है और जो मेन प्रोसीडिंग होती है हाउस की, उसके बीच का जो समय होता है वो दिया जाता है 1 घंटे का जो समय होता है लगभग, वो आपका दिया जाता है इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने के लिए, कि कोई भी मेंबर मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैटर रेज कर सकता है। तो उस जो आपका एक पीरियड होता है बीच का, उसको हम बोलते हैं 0 आवर, और ये लगभग आपका दोपहर में 12 बजे से शुरू होकर लंच से पहले 1 बजे तक चलता है। ओके, लंच तक 1 बजे तक ये आपका चलता है। When the Lok Sabha is dissolved, the speaker continues in the office till a new speaker is elected when the new house meet. पुराना वाला ही जो स्पीकर है वो जब तक नया स्पीकर नहीं आता तब तक अपना स्पीकर का काम करता रहता है, और जब नया जो हमारा हाउस है, नया जो लोकसभा फॉर्म होती है, फिर उसमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? वो होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है। ओके, अच्छा, यह राज्यसभा जो है वो हमारा परमानेंट हाउस होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, और आर्टिकल 64 में इसकी बात की गई है कि जो हमारा चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन है राज्यसभा का, वो हमारा कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट होगा। अब ये पूछ रहे हैं कि जो अगर हाई कोर्ट जो है वो सर्टिफिकेट नहीं देता है, दैट इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट उस केस को सुन सकता है, अगर उसको वो सेटिस्फाइड करता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन है, और इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए, तो हाई कोर्ट का जो केस है वो कौन? सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट है कि जो रिमूवल होता है जज का ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया वो सेम होता है एज दैट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दोनों के जो जजेस का जो रिमूवल है वो सेम होता है। करेक्ट बात है, ये सेम होता है, दोनों का ही इम्पीचमेंट होता है। एंड आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस ए परमानेंट जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी अदर कोर्ट और एनी अदर अथॉरिटी इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट का जज है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज के फॉर्म में या किसी और इंस्टीट्यूशन में भी, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह में भी वो काम कर सकता है। और इसीलिए जो आपका हाई कोर्ट का जो जज है उसकी एज रिटायरमेंट की कितनी होती है? 62 होती है, और सुप्रीम कोर्ट की कितनी होती है? 65 होती है। तो अगर वो 62 यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज के उसमें वो काम कर सकता है। तो इसलिए स्टेटमेंट केवल हमारा कौन सा सही है? 1। फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट द सुप्रीम कोर्ट में इशू एन रिट।
रिट आपने सुना होगा, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जो आर्टिकल 32 की बात करी गई है, जिसमें उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर द आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट और 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी कर सकते हैं। कितने तरीके की रिट्स होती हैं? ये हमारी 5 तरीके की रिट्स होती हैं। तो अगर आपका कहीं पर भी फंडामेंटल राइट या किसी और भी चीज का अगर आपका वायलेशन हो रहा है तो फिर आप इन रिट्स का प्रयोग कर सकते हैं। Which of the following writs is issued by the court in case of illegal detention of a person? किसी पर्सन को जब आप इलीगली रख लेते हैं, इलीगली डिटेन कर लेते हैं, तो आप कौन सा रिट का यूज कर सकते हैं? हेबियस कॉर्पस। ओके, अंडर द रिट ऑफ मेंडामिस द कोर्ट कैन, ठीक है, मेंडामिस का मतलब ही होता है वी कमांड। तो इसमें जो आपका हायर कोर्ट होता है वो या तो अपने इंफीरियर कोर्ट को या फिर गवर्नमेंट को, किसी कॉरपोरेशन को, किसी अथॉरिटी को ऑर्डर कर सकता है किसी काम को करने के लिए, या किसी काम को करने के लिए वो मना भी कर सकता है। तो मेंडामिस का मतलब क्या होगा? डायरेक्ट कर सकता है गवर्नमेंट को टू डू और नॉट टू डू अ थिंग। Which of the following writs is bulwark of personal freedom? पर्सनल फ्रीडम की बात किसमें होती है? हेबियस कॉर्पस में। अभी हमने बात करी थी कि इसमें किसी भी व्यक्ति को अगर आपने कैद कर रखा है किसी बिना वजह के, तो गवर्नमेंट या जो आपका कोर्ट है वो उसको छोड़ने के लिए बोल सकता है। When a state governor dies or resigns, who normally exercises his functions until a new governor is appointed? जब तक नया गवर्नर नहीं आ जाता, अगर किसी गवर्नर ने रिजाइन कर दिया है या वो उसकी डेथ हो गई है, तो हमारा न्यू गवर्नर कौन बनेगा? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो आपका न्यू गवर्नर बनेगा। द सैलरी एंड द अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर आर चार्ज्ड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन है, उसके कितने तरीके के फंड होते हैं? 3 तरीके के फंड होते हैं। एक तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और एक दूसरा पब्लिक अकाउंट। तो इनको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि 3 तरीके के आपके ये फंड होते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा इसमें से गलत है कि गवर्नर जो है वो डिसमिस कर सकता है स्पीकर ऑफ द विधानसभा एंड चेयरमैन ऑफ द विधान परिषद। गवर्नर तो नहीं उनको डिसमिस कर सकता है, लेकिन ये आपके करेक्ट है, तो आपका इनकरेक्ट यही है। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ओके, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो आपकी 1952 में बनी थी। तो बेसिकली तो इसका काम ये था कि जो भी प्लानिंग कमीशन में जो भी डिटरमाइन की जाती थी चीजें, जो भी प्लानिंग करी जाती थी, उनको एनडीसी जी जो थी वो बैठ कर डिस्कस करती थी और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती थी। बट अब प्लानिंग कमीशन तो है नहीं, अब क्या आ गया है प्लानिंग कमीशन की जगह? नीति आयोग। ओके, तो अब क्या होता है, नीति आयोग और जो हमारे जितने भी सीएम है सारी स्टेट्स और यूटीज के, प्लस जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, प्लस जो हमारा पीएम है, ये सब मिलकर इसके मेंबर्स होते हैं हमारे एनडीसी के। हालांकि उतना ज्यादा अब इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, बट अभी तक इसको अबॉलिश भी नहीं किया गया है। द क्वेश्चन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। अगर हमें किसी को डिस्क्वालीफाई करना है स्टेट लेजिस्लेचर के किसी मेंबर को, तो गवर्नर उसको कर सकता है किसके कंसल्टेशन में? विद द इलेक्शन कमीशन बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, अंडर द आर्टिकल 155। तो आपका आर्टिकल 155 क्या कहता है? गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। और गवर्नर की उम्र क्या है? लगभग 35 साल। 35 साल का उसको होना चाहिए गवर्नर बनने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आपको पता है कि हमारी जो 7th शेड्यूल है, ओके, 7th शेड्यूल में 3 तरीके की लिस्ट की बात करी गई है। एक यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी जो है वो है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में यूनियन बना सकती है आपके जो भी लॉज है, स्टेट में स्टेट, और कॉन्करेंट में यूनियन प्लस स्टेट दोनों ही आपके लॉज बना सकती है। तो जो आपका पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग की जो बात है वो आपकी किस में आती है? कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। ठीक है, इस पे दोनों ही लोग अपने लॉ बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहां से बोरो करी थी ये भी आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया से। ओके, ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया बोरो किया था। विच सब्जेक्ट वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पता है आपको 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का 1976 में, कि स्टेट लिस्ट से यूनियन लिस्ट में ट्रांसफर कर दिए गए थे, ठीक है, या कॉन्करेंट लिस्ट में भी ट्रांसफर किए गए थे कुछ। तो उसमें से एक था हमारा एजुकेशन, जो कि हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, और इस पर दोनों ही लोग अब लॉज अपने बना सकते हैं। लॉटरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कम अंडर, तो लॉटरीज के बारे में जो भी है वो किसके अंडर में आता है, हमारा यूनियन लिस्ट के अंडर में आता है। इन इंडिया बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेवाइड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट हमारी किस पर लगाती है टैक्स, वो लगाती है एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, जो शराब वगैरह पर जो टैक्स लगते हैं उस पर हमारे केवल किसका हक होता है, स्टेट गवर्नमेंट का हक होता है। ओके, तो ये थे आपके पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आप यकीन मानिए एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं और आगे भी आने ही वाले हैं। तो एग्जाम में अगर आप जाएं तो इनको फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट से एक बार रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।